नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में अध्यक्ष के लिए बीजेपी के नए प्रयोग की। जानेंगे कौन है देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री। देखेंगे सिक्किम में तैनात हुए एसएमवी को जो नामुमकिन को करेगा मुमकिन। जानेंगे 2025 में सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के शामिल होने पर भारत के लिए कितनी चुनौतियां। देखेंगे दिल्ली चुनाव के लिए मायावती की पार्टी का खास प्लान और भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट किए जाने की तैयारी पर क्या है आपत्ति। और आखिर में जैसलमेर में पैदा हुए रहस्यमयी जल स्रोत की करेंगे बात। लेकिन इन खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। दिल्ली में अभी और सताएगी ठंड। आने वाले दिनों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अधिकतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री कम। दिल्ली में हनुमान मंदिर से नहीं मरघट बाबा से शुरू पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। अरविंद केजरीवाल ने खुद किया पुजारियों का रजिस्ट्रेशन। सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे संदीप दीक्षित। 10 करोड़ का ठोकेंगे दावा। देवास में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, हिंदू संगठनों में आक्रोश। सांसद सोलंकी ने पुलिस को दिए कार्रवाई के निर्देश। जबलपुर में कोयले से लदी मालगाड़ी से निकला धुआं। ओएचई लाइन से टकराने के चलते हादसे की आशंका। मदन महल स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन। इसरो ने रचा इतिहास, स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग करने वाला स्पेसएक्स मिशन लॉन्च। 2028 तक इसरो चंद्रयान मिशन 4 कर सकता है लॉन्च। केरल के कोझिकोड में 6 लेन हाईवे पर 45 मिनट तक जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। 2 मरीजों की मौत। कन्याकुमारी के समंदर में बना देश का पहला कांच का पुल। 77 मीटर लंबा पुल विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 100 साल पुराने गौरी शंकर मंदिर की खुदाई जारी। 44 साल से बंद था मंदिर। खुदाई में लगातार निकल रही मूर्तियां। संभल में जिस जगह पर मुस्लिम भीड़ ने की थी हिंसा, उस जगह पूजा पाठ के बाद पुलिस चौकी का निर्माण शुरू। अब तक 50 दंगाई हुए गिरफ्तार। वहीं ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के संगठन में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव होने हैं। इसमें एक बदलाव तो तय है और स्पष्ट है कि आने वाले कुछ महीनों में राज्य इकाई को नया अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी की यूपी इकाई की कमान फिलहाल भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास है। भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में कुछ अलग प्रयोग करने की कोशिश में है। पार्टी की पहली कोशिश होगी कि वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों की काट निकाल सके। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान और दलित विरोधी होने के आरोप लगाया। न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि इन आरोपों को जमीन तक पहुंचाया और बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब बीजेपी सपा और कांग्रेस को अपने अंदाज में जवाब देना चाहती है। दावा है कि पार्टी यूपी इकाई अध्यक्ष किसी दलित चेहरे को बना सकती है। इस रेस में कुछ ऐसे नाम हैं जो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। सूत्रों की माने तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए विनोद सोनकर, रामशंकर कठेरिया और बाबूराम निषाद, बीएल वर्मा, विद्यासागर सोनकर का नाम रेस में है। विनोद सोनकर की बात करें तो वह राज्य स्थित कौशाम्बी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। वह लगातार 10 साल तक सांसद रहे। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज ने मात दे दी थी। वहीं बता दें कि देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों की सूची में ममता बनर्जी का नाम फिर से शीर्ष पर है। साल 13 से बंगाल की मुख्यमंत्री पद पर काबिज ममता के पास कुल 15 लाख की संपत्ति है। एडीआर के आंकड़ों की माने तो पिछले 3 साल में ममता बनर्जी की संपत्ति में काफी कमी आई है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने
16,72,000 रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था। ममता बनर्जी अभी बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। मुख्यमंत्री से पहले ममता केंद्रीय मंत्री और सांसद रह चुकी है। पेंशन नियम के मुताबिक ममता को प्रत्येक महीने केंद्र सरकार से 50,000 रुपए तक पेंशन राशि मिल सकती है, लेकिन ममता साल 2011 से ही यह राशि नहीं लेती है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को 2,10,000 रुपए सैलरी मिलने का प्रावधान है, लेकिन ममता मुख्यमंत्री की सैलरी भी नहीं लेती है। ये पैसा कोष में दान कर देती हैं। एक इंटरव्यू में ममता ने कहा था कि मैं सरकारी पैसे की चाय भी नहीं पीती। उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करती हूं कि अपना सारा खर्चा खुद उठा सकूं। ममता बनर्जी को पेंटिंग और किताब लिखना पसंद है। बता दें कि बनर्जी ने अंग्रेजी और बांग्ला में कई किताबें लिखी है। इनमें स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज प्रमुख है। इन किताबों की रॉयल्टी ममता की कमाई का मुख्य जरिया है। ममता की सभी पुस्तकों की रॉयल्टी जागो बांग्ला के जरिए मिलती है। इसके अलावा ममता बनर्जी अपनी पेंटिंग बेचकर भी कमाई करती है। हालांकि कुछ बुक की रॉयल्टी और पेंटिंग बिक्री सियासी सुर्खियों में भी रही है। वहीं भारतीय सेना ने सिक्किम के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन मौसम में अपना दबदबा कायम रखने के लिए ATORN 1200 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल को तैनात किया है। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों तक ये हाईटेक वाहन न केवल आर्मी की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ा रहा है, बल्कि आधुनिक तकनीक अपनाने का बेहतरीन उदाहरण भी पेश कर रहा है। ये वाहन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में काम कर सकता है, जैसे पानी, बर्फ, कीचड़ और रेत। इसकी एम्बीफियस क्षमता यानी कैसी भी जमीन, पानी, बर्फ और रेगिस्तान में ATORN 1200 हाई स्पीड में आसानी से चल सकती है। इसकी यही उच्च गतिशीलता इसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने के लिए उपयुक्त बनाती है। इस गाड़ी को स्वदेशी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि किसी भी तरह के रास्तों में ये चल सके। अब इसे सिक्किम के बॉर्डर एरिया में तैनात किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना को 96 स्पेशलिटी मोबिलिटी व्हीकल्स मिले हैं। चंडीगढ़ की एक डिफेंस कंपनी ने भारतीय सेना को ATORSMV नाम से वाहन सौंपा है। आपको बता दें, ये स्पेशलिटी मोबिलिटी व्हीकल्स के लिए 250 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इन वाहनों को साल 2024 के गणतंत्र दिवस पर भी दिखाया गया था। LAC से लेकर LOC तक ये गाड़ी सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा करेगी। इससे हर लोकेशन में पेट्रोलिंग करना आसान होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के अन्य राज्य में हर साल लैंडस्लाइड जैसी आपदा आती है, जिसके लिए अक्सर सेना राहत और बचाव में जाती है और ATOR से सेना को रेस्क्यू और आवाजाही में आसानी होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में गैर स्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान भी शामिल होने जा रहा है। उसे अब आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में एक तरह की वीटो शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिन्हें वह अब तक पनाह देता आया है। जून में अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में एशिया प्रशांत देशों के लिए 2 सीटों में से एक पर जापान की जगह लेगा और 2 साल तक ये सीट पर रहेगा। इस्लामाबाद को अब 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड साजिद मीर जैसे अपने आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा प्रतिबंध समिति में बीजिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो इन दोनों संगठनों से जुड़े व्यक्तियों और समूहों को आतंकवादी घोषित करती है और उन पर प्रतिबंध लगाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल स्थायी सदस्यों के पास निर्णयों को लेकर वीटो की शक्ति होती है, लेकिन गैर स्थायी सदस्यों के पास भी आतंकवाद के लिए प्रतिबंध समितियों में एक प्रकार की वीटो शक्ति होती है, क्योंकि वे स्वीकृत मानदंडों के तहत आम सर्वसम्मति से कार्य करती है। हालांकि सर्वसम्मति प्रक्रिया द्वारा दिए गए वर्चुअल वीटो की निंदा की जाती रही है। इस्लामिक स्टेट अल-कायदा प्रतिबंध पैनल के पूर्व प्रमुख न्यूजीलैंड ने इसे समिति की प्रभावशीलता में सबसे बड़ा अवरोधक बताया है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में हाथ आजमाने के बाद मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी अब दिल्ली चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। साल 2008 के दिल्ली चुनाव में 14% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली बसपा इसके बाद कभी खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार पार्टी ने नई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने का प्लान बनाया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार की है।
पार्टी का जोर बड़ी रैलियों और रोड शो की जगह नुक्कड़ सभाओं और डोर टू डोर जनसंपर्क रहेगा। बसपा ने दिल्ली चुनाव के लिए जो रणनीति तैयार की है उसमें कैडर के साथ ही टिकट बंटवारे पर फोकस किया गया है। बसपा कैडर को एक्टिव करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को मैदान में उतारेगी। पार्टी की दिल्ली हाई इकाई जगह जगह कैडर कैंप के साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन और बैठकों का आयोजन करेगी। मायावती का स्पष्ट निर्देश है कि दिल्ली के दलित और बहुजन समाज को बसपा के साथ लाने का प्रयास किया जाए। भोपाल में हुए गैस त्रासदी के 4 दशक बाद कार्बाइड फैक्ट्री से 377 मीट्रिक टन खतरनाक कचरे को हटाने की तैयारी चल रही है। इस बीच खबर है कि इस काम पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में फैक्ट्री से निकले 377 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर की एक औद्योगिक कचरे निपटान इकाई में नष्ट किए जाने के काम पर जल्दी रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जनहित यात्रा डॉक्टरों के समूह द्वारा दर्ज कराई गई है। याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। अभिनव पी थानेदकर ने बताया कि हमने हाईकोर्ट से एक विशेष पीठ गठित करने और इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि इससे पीथमपुर और इंदौर में कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ सकती है। साथ ही डॉक्टरों का मानना है कि इससे सांस संबंधी समस्या भी इलाके में बढ़ सकती है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय, एन्कोलॉजिस्ट एस नायर और विनीता कोठारी ने राज्य सरकार की तैयारियों पर कई सवाल उठाए हैं और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को फैक्ट्री से जहरीले कचरे को हटाने के लिए 4 सप्ताह की समय सीमा तय की थी। वहीं जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में शनिवार को जमीन धंसने और पानी का रहस्यमयी ज्वालामुखी फूट पड़ने से पैदा हुई दहशत कम होने लगी है। 2 दिन बाद जमीन के अंदर से पानी का निकलना बंद हो गया है। अब गैस और कीचड़ भी बाहर नहीं आ रही है। हालांकि अधिकारियों ने एहतियात के बरतते हुए इस तरह रहस्यमयी जल स्रोत की परिधि में करीब आधा किलोमीटर तक नो मैन एरिया घोषित कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि इस जल स्रोत में समाई मशीन को बाहर निकालने की अभी कोशिश ना करें। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के 27 बीडी के 3 जोरा माइनर पर शनिवार को एक खेत में बोरिंग के दौरान पानी की रहस्यमयी ज्वालामुखी फूट पड़ी थी। जमीन के नीचे से पानी का फव्वारा फूट पड़ा था। इस दौरान बोरिंग मशीन वाली पूरी गाड़ी इस जल स्रोत में समा गई थी। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की कहानियां वायरल होने लगी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इस पूरे इलाके को खाली करा लिया और आधा किलोमीटर की परिधि में लोगों का आवागमन रोक दिया था। हालांकि 2 दिन बाद इस जल स्रोत से पानी का बहाव थम चुका है। इससे प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी आशंका है कि पानी दोबारा से निकलना शुरू हो सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने 500 मीटर की परिधि में नो मैन एरिया घोषित किया है। इसी क्रम में मोहनगढ़ उप तहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने लोगों को आगाह किया है कि इस घटना के संबंध में अफवाहें न फैलाएं। वही ये तो थी आज की सबसे बड़ी और खास खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।